हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एक एक करके जीएस के सारे सब्जेक्ट्स जैसे करंट अफेयर्स, साइंस, ज्योग्राफी एटसेट्रा सबको डिस्कस करेंगे कि उनमें क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपका टाइम एंड एनर्जी सेव हो सके। ये टॉपिक्स मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस पे बेस्ड हैं। इसमें मैंने यूपी पीसीएस एंड आरओ के जीएस पेपर्स को भी कंसिडर किया है। आई होप ये आपकी जीएस की प्रिपरेशन और ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी बनाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट से। विद टाइम अभी करंट अफेयर्स, साइंस सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ आती है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें आपने देखा कि मैंने क्या क्या लिखा है: इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी फ्लो, ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन, फूड वेब, इकोटोन, बायोम, नीश एटसेट्रा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि इससे अगर 15 सवाल आ रहे हैं एनवायरनमेंट में तो 2 सवाल यहीं से आएगा। अब ये आप कहाँ से करेंगे? तो देखिए, घटना चक्र में भी दिया हुआ है। घटना चक्र में जैसे दिया वो थोड़ा डिस्पर्स्ड है, लेकिन अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, क्वेश्चन के फॉर्म में लगाना नहीं, तो आप शंकर आईएएस के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से कंसल्ट कर सकते हैं। ये आपको वहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है। ग्रीन हाउस गैसेस, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन बहुत क्या कहते हैं इसको, कॉमन टॉपिक है। ये आपने बचपन से पढ़ा होगा, लेकिन इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस टाइम एंड अगेन बार बार पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। ग्रीन हाउस गैसेज में थोड़ा ये देख लीजिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है। जो वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनमें किसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका कम है, तो थोड़ा इस नज़रिए से देख लीजिएगा। एसिड रेन आपको पता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वाला। ओजोन लेयर डिप्लीशन भी आपको पता है, तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे। पॉल्यूशन की बात आती है तो पॉल्यूशन में एयर, वाटर, सॉइल, रेडियो एक्टिव आपको पता है। रेडियो एक्टिव थोड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि 21st सेंचुरी में आपका न्यूक्लियर एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो थोड़ा ये देख लीजिएगा। एयर में आपको पता है AQI देखना है आपको, उसमें कौन सी गैसेज हैं। वाटर, सॉइल आपको पता है, वाटर में आपको पता है फ्लोरोसिस क्या होता है, सिलिकॉसिस क्या होता है, या फॉर एग्जाम्पल मर्करी पॉल्यूशन आपको पता है, तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा। उसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं: फोटोकेमिकल स्मॉग, फ्लाई ऐश और ई वेस्ट। फोटोकेमिकल स्मॉग ओजोन के साथ आप रिलेट करके देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम एंड अगेन आता है। फ्लाई ऐश, उसके यूजेस। ई वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसमें आपको ये पता करना है कि कौन कौन से मेटल्स हैं जो ई वेस्ट जो होता है उसमें कौन कौन से मेटल्स सिक्रीट होते हैं जो कि पॉल्यूटेंट्स का काम करते हैं। उसके बाद ये 4 कन्वेंशंस याद कर लीजिएगा क्योंकि किसी न किसी फॉर्म में ये हर 1-2 साल में ये क्वेश्चन आता है। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। क्या है? स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले करना है कि किस ईयर में है, कहाँ पे हुआ था, और उसके अलावा इसका मेन पर्पज़ क्या था। मैनग्रोव फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इंडिया के 4-5 कोस्टल एरियाज दे दिए जाएंगे और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लिया जाएगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, या क्रोनोलॉजी में डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग में आप अरेंज करिए। कोरल रीफ का कॉन्सेप्ट आपको पता है, थोड़ा लक्षद्वीप इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कोरल रीफ थोड़ा देख लीजिएगा क्या है, क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं कोरल रीफ को फॉर्म करने में। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ है, ट्रॉपिकल वाटर्स में सबसे ज़्यादा कोरल रीफ्स क्यों पाई जाती हैं, कौन सी कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं, या ब्लीचिंग के क्या कारण हैं, ब्लीचिंग का जो रिलेशन है टेम्परेचर से क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता। एल्गल ब्लूम क्या होता है, इसी से रिलेटेड एक चीज़ है, तो ये सब चीज़ें आप इस चीज़ में देखिएगा। और इंडिया में भी जैसे पूछ लिया जाएगा कि कोस्टल एरियाज़ दे दिए गए तो कहाँ पे कोरल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इस नज़रिए से कोरल रीफ एंड ब्लीचिंग भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैनग्रोव फॉरेस्ट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूट्रोफिकेशन पहले यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद अब ये पीसीएस में भी बहुत आता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताए कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। एक ऑफ लेटली मैंने चीज़ देखी, वेटलैंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और वेटलैंड से रिलेटेड रामसार कन्वेंशन है जो कि 2 फरवरी 1971 में हुआ था, और 2 फरवरी को ही वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, और इसको क्वेश्चन पूछने का जो तरीका ऑफ लेटली 2-3 सालों से है, वो रामसार साइट्स के फॉर्म में पूछता है। जैसे पूछ लेगा कि इंडिया में एट प्रेजेंट कितनी रामसार साइट्स हैं, या उत्तर प्रदेश में एट प्रेजेंट कितनी रामसार साइट्स हैं, और ये भी पूछ सकता है कि कौन सी इस साल 4 नई रामसार साइट्स ऐड हुई, उनमें से कौन नहीं है।
तो रामसार साइट्स के फॉर्म में एक क्वेश्चन आ रहा है, ये यूपी स्पेसिफिक भी आता है कि उत्तर प्रदेश में 3-4 रामसार साइट्स ऐड हुई, तो इनमें से वो कौन है या कौन नहीं है। तो रामसार साइट्स पे प्लीज़ फोकस करिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है। 2021-2022 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में इको मार्क पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताए कि इको मार्क क्या होता है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक बहुत ट्रेडिशनल टॉपिक है, लेकिन ओवरऑल कभी कभी पूछ लेता है कि स्टैट्यूटरी है कि या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, जुरिस्डिक्शन क्या है, किसी न किसी फॉर्म में ना पूछ लेता है, तो एक बार देख लीजिएगा इसको। फिर आता है इंपॉर्टेंट एक्ट्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, जैसे WPA 1972, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, या ऑफ लेटली या ऑफ रिसेंट कोई भी जैसा आपका एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ एनवायरनमेंट से रिलेटेड लेजिस्लेशन है, या मान लीजिए कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट की, या नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ने कुछ भी ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस की है, तो जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड लेजिस्लेशन है या पॉलिसी है या इनिशिएटिव है, यह आपको करंट अफेयर्स में देखना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। और ख़ास करके जो पुराने हैं ना, जो 1972 है, 1986 है, 2002 है, 2004 है, इसमें जो जो एक्ट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसार साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एट्सेट्रा। देखिए इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैंने इसको रखा है। अब इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक तो जो ट्रेडिशनल नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, वो 20-30 ऐसे ना आप याद कर लीजिए। ज़्यादातर मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ में कर्नाटक, ऐसे होता है, मतलब ओवरऑल इंडिया में ही है, लेकिन ये कुछ ना हॉटस्पॉट्स हैं, यहाँ पे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको याद कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको एलिमिनेशन में फ़ायदा होगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आते ही हैं। या कोई चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल चीता जो इंट्रोड्यूस हुआ कूनो नेशनल पार्क में, तो इसमें कूनो नेशनल पार्क अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर करंट अफेयर्स में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, तो उसको आपको पता होना चाहिए। और ट्रेडिशनली जो इंपॉर्टेंट इंडिया के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ या टाइगर रिजर्व्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। इस पर भी क्वेश्चन आता है। जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे 150 क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट्स पे ना 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक ना इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूट होता है। तो जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल आपका जो देहरादून में है, या कोई भोपाल में है, या कोई हैदराबाद में है, या कोई कोलकाता में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ये लूसेंट में दिया हुआ है जो मिसलेनियस सेक्शन है, या फॉर एग्जांपल आप गूगल भी कर सकते हैं कि इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूट्स क्या हैं इंडिया में जो इंपॉर्टेंट है। ये 8 से 10 इंस्टीट्यूट्स आप याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन इससे ज़रूर फंसेगा। 21st सेंचुरी देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी के अराउंड सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स हो रहे हैं। 21st सेंचुरी में जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या ग्लोबल वार्मिंग हो, हर चीज़ इन्हीं 2 चीज़ों के अराउंड इवॉल्व कर रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है तो सबसे दिमाग में आ जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, फिर ये आ जाएगा कि इंडिया में इसको किसने मतलब इंडिया में इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो वो आपकी नीति आयोग है। वो जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है जिसमें वेरियस स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी रैंकिंग पता चलती है कि भाई आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इम्प्लीमेंट करने में आपकी क्या प्रोग्रेस है। तो इस तरह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेके जो भी इनिशिएटिव बाय नीति आयोग है वो आपको पता होने चाहिए, और ये करंट का टॉपिक है। वैसे रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कॉप की मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, तो उसमें इंडिया जाके कुछ अपने कमिटमेंट्स करता है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, चाहे वो 2015 का पेरिस एग्रीमेंट हो या उसके बाद भी जो होती हैं। तो उसमें हमें ये देखना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल पंचामृत देख लीजिए, वो क्या है, वो इन्हीं दोनों पॉइंट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया क्या कमिट कर रहा है। तो जैसे ना क्वेश्चन आ जाएगा फॉर एग्जांपल कि पंचामृत में इसमें कौन से ऐसा पॉइंट है जो इंडिया ने कमिट नहीं किया है, या इंडिया नेट एमिशन जो है कार्बन एमिशन कब तक ज़ीरो करेगा 2070। तो ऐसे ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, इसके अराउंड क्वेश्चन आता है, इसके अराउंड ही बेसिकली सारी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, उनके टारगेट्स क्या हैं, उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, उससे रिलेटेड क्या रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्सेस हैं, ये सब आप करिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। और रिन्यूएबल एनर्जी में भी आप ये कर सकते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में क्या क्या कमिट कर रहा है। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी कौन सा स्टेट इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, या टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ये सभी क्वेश्चंस आते हैं। पॉइंट 17 आप ये देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समिट्स एंड कन्वेंशंस। अब 2 हैं, एक तो करंट में जो चल रही है,
उसके अराउंड जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ चलती हैं, हर साल कहीं ना कहीं होती रहती है, उससे और भी एसोसिएटेड ऑफ रीसेंट ओरिजिन जो है जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये प्रेजेंट में जो सारी चीज़ें हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप पास में भी जाके कर सकते हैं, जैसे रियो समिट हो गया 1992 का, या क्योटो प्रोटोकॉल हो गया 1997 का, या रियो प्लस समिट हो गई 2012 की। आप इसको भी कर सकते हैं, कैन समिट, बाली समिट, दोहा राउंड, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका आउटपुट बहुत कम है। एक क्वेश्चन आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रेजेंट में जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, समिट्स हैं या कन्वेंशन हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करिए। वहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं और ईजिली आपका हो जाएगा। बहुत पास में जाके करेंगे तो मतलब टाइम वेस्टेज है। ये स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, इंडिया और यूपी दोनों की। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल इंडिसीज़ में जो एनवायरनमेंट की होती हैं, उसमें फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल इंडिसीज़ में या इंडिया की क्या रैंक है, और स्टेट वाइज आप देख सकते हैं जो नेशनल में कि बाकी जो वेरियस स्टेट्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें किस स्टेट की क्या रैंकिंग है, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की क्या रैंकिंग है, या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई रिपोर्ट्स हैं जो कि बहुत न्यूज़ में है तो वो भी देख लीजिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, या फॉर एग्जांपल आपकी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लेती है, वो ज़रूर देखना है कि कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी चीता को लेके हुआ, या थोड़ा ट्रेडिशनल जाएँ तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये कब स्टार्ट हुआ, ये तो सीधे पूछ लेता, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था। या गंगा को लेकर के बहुत से इनिशिएटिव्स होते हैं तो उसको थोड़ा पढ़ लिया आपने, डॉल्फिन्स, इंडस डॉल्फिन, गैंजेटिक डॉल्फिन, तो ये सब आप थोड़ा, ये जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके जो भी इनिशिएटिव्स होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के, इन पर ज़रूर फोकस करिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा। ऐसे में एक एक करके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करूँगा। तो इट वॉज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।